चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिसर एकेडमी बाई सरोज सर में। हुआ यूं है कि इससे पहले एक वीडियो गया है, आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि हमको प्रॉपर वीडियो लंबा ही बनाना था, लेकिन किसी कारणवश लाइट कट गया था, तो इस वजह से ये टॉपिक अलग हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक वीडियो में आपका पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कंप्लीट है, आप उसको देख लीजिएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन चल रहा था, लेकिन लाइट बीच में कटा है और फिर हमारा सिस्टम ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं है, दोबारा मेहनत करेंगे। चलिए, हेडिंग बनाना है क्या चीज? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन के बारे में प्रश्न लिखना है आपको। क्या प्रश्न लिखना है? पहला प्रश्न तो यही लिखना है कि सर बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? तो घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को हुआ। लेकिन यह बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ 19 जुलाई को, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 20 जुलाई को 1905। लेकिन बंगाल विभाजन अंतिम रूप से प्रभावी कब हो गया, यानी कुल मिला के लागू यानी प्रभावी कब हो गया? तो प्रभावी हुआ था, यानी इसको प्रभावी बना दीजिए, ऊपर वाले को प्रभावी कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिए? लागू कर दीजिए। इसको आप लागू कर दीजिए। इसको आप क्या करिएगा? लागू। तब बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट के साथ याद रखना है, केवल 16 1905 से काम नहीं चलेगा। फिर आपसे सवाल एक आएगा, ये तो हो गया पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखना है कि इस समय बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर का नाम कौन था? तो कहिएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जनवा था, लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन के समय था। लेकिन बंगाल विभाजन का जब लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, तो बंगाल के लोगों ने इस 16 अक्टूबर 1905 को एक दिवस के रूप में मनाता है, और उस दिवस का नाम है शोक दिवस। कौन दिवस? शोक दिवस। तो शोक दिवस पूछेगा कि कब मनाया जाता है, तो आप कह दीजिएगा, क्या कहिएगा? आपको कहना पड़ेगा कि सर शोक दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया, और वहां का जो हिंदू और मुसलमान था, एक दूसरे के हाथों में कलाई में राखी बांधा। इसलिए पूछा जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार भी कब मनाया गया? तो रक्षाबंधन का त्योहार यही 16 अक्टूबर को मनाया गया। रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षाबंधन का जो त्योहार आप देखते हैं, रक्षाबंधन का जो त्योहार आप देखते हैं ना, वो त्योहार भी इसी का देन है। अरे यार, त्योहार कैसे लिखाएगा? याद नहीं आ रहा है भाई? है? देखो त्योहार, चलिए त्योहार बनाया। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया कब? यही 16 अक्टूबर 1905 को। तो 16 अक्टूबर 1905 को दो, एक रक्षाबंधन का त्योहार और एक शोक दिवस। शोक दिवस, और वहां का जो हिंदू था और मुसलमान था, गंगा नदी में स्नान किया, अंग्रेजों को दिखाया कि हम हिंदू मुसलमान एक है, और हम लोग एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं रहेंगे, हम लोग अलग नहीं रहेंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, हम हिंदू मुसलमान एक ही साथ मिल के रहेंगे। इसीलिए अंग्रेजों को दिखाने के लिए उन्होंने शोक दिवस मनाया, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, गंगा नदी में स्नान किया, और फाइनली बंगाल में इस तरह का उग्र हो गया था वहां के लोगों के द्वारा। और एक और फैक्ट लिख लीजिए, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के पूछेगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में क्या मनाया गया? तो बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन होता है, और उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। कौन आंदोलन?
स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आपसे एग्जाम में पूछता है कि सर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। सर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो आप कहिएगा 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन किया गया था। किसके विरोध में, तो बंगाल विभाजन के विरोध में। तो बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन होता है और उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो इस तरह से बंगाल विभाजन के बारे में कुछ फैक्ट है, आप नोट कीजिए। आप देख पा रहे होइएगा कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन हम आपको फिर भी लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से पढ़वा रहे हैं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओ, एकदम गर्दा गर्दा एग्जाम में उड़ा के आएगी, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को, प्रभावी हुआ 20 जुलाई को, लागू हुआ 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को 2 दिवस मनाते हैं, एक शोक दिवस, एक रक्षाबंधन का त्योहार। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ स्वदेशी आंदोलन, 7 अगस्त 1905 को हुआ। फिर आपसे पूछता है कि बंगाल विभाजन के करने वाला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। इतना पॉइंट अगर हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा कि सर ये जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ये जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो इसका नेता कौन था, स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व कौन कर रहे थे, स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता कौन था, तो नेतृत्वकर्ता के नाम है कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन को लीड किया जा रहा था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एसएन बनर्जी। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है एसएन बनर्जी। फिर यूं हुआ कि बंगाल में इतना ज्यादा लोग उग्र हो गए थे कि अंग्रेजों को लगा कि अब बंगाल खाली करके हमको भागना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि वहां का जो गवर्नर था अपने राजा को फोन लगाता है इंग्लैंड में, कहता है राजा साहब बंगाल का स्थिति बिल्कुल अच्छा नहीं है, से यहाँ का लोग बड़ी उग्र हो गया हुआ है, बड़ी गुस्सा में है, से हम लोगों को मार के भगाना चाहता है, कुछ कीजिए। तब वही कहता है, वहां का राजा था जॉर्ज पंचम, वो कहता है कि लगाओ दरबार, हम पहुंचते हैं बंगाल में। तो फिर क्या होगा कि दिल्ली वहां इंग्लैंड के जो राजा थे उसका नाम था जॉर्ज पंचम। कौन थे, इंग्लैंड के राजा। इंग्लैंड के राजा कौन थे, तो उसका नाम था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम था। कभी कभी जॉर्ज पंचम ऐसे लिखेगा और कभी कभी जॉर्ज पंचम ऐसे लिखता है। जॉर्ज ई वाला 5 लिख देगा, रोमन वाला 5, तो जॉर्ज पंचम, या फिर ऐसे लिख देगा जॉर्ज पंचम। कौन था जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के राजा। तो फिर इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम कहता है कि लगाओ दरबार, और उसी दरबार का नाम है दिल्ली दरबार। आपसे एग्जाम में पूछता है कि दिल्ली दरबार कब लगाया गया था, तो आप कहिएगा कि सर दिल्ली दरबार कब लगाया गया, दिल्ली दरबार कब लगा, तो आप कहिएगा सर 1911 में दिल्ली दरबार लगा। दिल्ली दरबार कब लगा, तो 1911 में। कहिएगा कि सर दिल्ली दरबार 1911 में लगा, तो कौन आए थे, तो इंग्लैंड के राजा आए थे। कौन, जॉर्ज पंचम। कौन आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम आया था, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जॉर्ज पंचम जो भारत आने के लिए तैयार हुआ, तो उसकी पत्नी कहती है कहाँ जा रहे हैं, तो जॉर्ज पंचम कहता है भारत जा रहे हैं। तो उसकी पत्नी कहती हम भी चलेंगे। तो जॉर्ज पंचम कहता है तू कुछ करने जाएगी, हम तो जा रहे हैं, मैटर हो गया उसको सुलझाने। तो कहा नहीं हम भी जाएंगे घूमने। तो फिर बात नहीं मानती है उसकी पत्नी, और साथ में जॉर्ज पंचम की जो पत्नी थी उसका नाम था मेरी। उसकी पत्नी का नाम क्या थी, मेरी नाम थी, मेरी। तो मेरी भी साथ में आई थी, जॉर्ज पंचम के साथे साथे उसकी पत्नी कौन आई थी, मेरी आई थी। कहाँ आई थी, बंगाल में आई थी, दिल्ली भारत में आई थी, और दरबार लगाया था दिल्ली दरबार। आपसे पूछता है कि दिल्ली दरबार के समय में, दिल्ली दरबार के समय गवर्नर कौन था, दिल्ली दरबार जब लगा था तब गवर्नर कौन था। तो दिल्ली दरबार जब लगा था ना,
उस समय जो गवर्नर था उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड हॉर्डिग द्वितीय। लॉर्ड हॉर्डिग द्वितीय, लॉर्ड हॉर्डिग द्वितीय था। तो लॉर्ड हॉर्डिग द्वितीय दिल्ली दरबार के समय बंगाल का गवर्नर था। याद कैसे रहेगा लॉर्ड हॉर्डिग द्वितीय? आपको पता है कि जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, या फिर कोई नेता उतारता है, तो बड़का बड़का हॉर्डिंग लगाया जाता है, पंडाल लगाया जाता है, हॉर्डिंग लगाया जाता है। उसी से याद रख लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली दरबार लग रहा है तो दरबार में बड़का बड़का हॉर्डिंग लग रहा है, तो हॉर्डिंग से याद रखिएगा लॉर्ड हॉर्डिग। तो लॉर्ड हॉर्डिग द्वितीय। तो दिल्ली दरबार पूछेगा कब? 1911 में। कौन था गवर्नर? लॉर्ड हॉर्डिग द्वितीय। कौन राजा था? जॉर्ज पंचम। पत्नी का नाम मेरी। ठीक है। अब बात आता है कि सर दिल्ली दरबार में क्या घोषणा हुआ? तो दिल्ली दरबार में 3 महत्वपूर्ण घोषणा हुआ। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे इसको हटा के फिर आपको बताते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए। पानी हाँ, कल पर से चलिए इसको हटाइए। इसको हटा रहे हैं, नोट कर लिए होइएगा। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, तो दिल्ली दरबार में कितनी घोषणा हुआ? तो कहिएगा सर दिल्ली दरबार में जो टोटल घोषणा हुआ ना, वो टोटल जो घोषणा हुआ, वो टोटल घोषणा 3 गो घोषणा हुआ। कै गो घोषणा? 3 गो। कहिएगा कौन कौन? तो सबसे पहला घोषणा होता है कि बंगाल विभाजन रद्द करो। बंगाल का जो तू लोग विभाजन कर दिया है उसको क्या करो? रद्द कर दो। क्यों? क्योंकि मैटर को सॉल्व करने आया था ना, तो वहां का लोग उग्र था, तो उनके मन को शांत करने के लिए, उनके गुस्सा को कम करने के लिए क्या किया गया? कहा कि बंगाल विभाजन रद्द करो। काहे बंगाल विभाजन कर दिया? रद्द करो, जिससे लोगों में गुस्सा क्या होगा? शांत होगा। तो बंगाल विभाजन क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। कहिएगा सर सेकेंड बात क्या हुआ? इसमें कहा गया कि जो बंगाल की राजधानी कलकत्ता है उसकी राजधानी अब दिल्ली किया जाएगा। तो भारत की राजधानी कोलकाता से कहां लाया गया? तो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया, यानी राजधानी परिवर्तन कर दिया गया। राजधानी क्या किया गया? परिवर्तन कर दिया गया। क्या राजधानी कर दिया? पहले कहां था? पहले था कलकत्ता, बाद में क्या कर दिया गया? दिल्ली। कहिएगा सर तीसरी घोषणा क्या हुआ? तब तीसरी घोषणा हुआ कि उसी बंगाल विभाजन में जब दिल्ली दरबार लग रहा था तो अपना बिहार से एक व्यक्ति गए हुए थे, और उसी बिहार से एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सचितानंद सिन्हा। और सचितानंद सिन्हा कहते हैं जॉर्ज पंचम को कि जॉर्ज पंचम साहब, आप बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, एक हम लोगों का भी मांग है, उसको पूरा कर दीजिए। तो जॉर्ज पंचम बोलते हैं बोलो क्या मांग है? तो फिर सचिदानंद सिन्हा कहते हैं कि हम जो बिहार वाले हैं, हम आपका बंगाल से हम अलग होना चाहते हैं। हम बंगाल से अलग होके एक स्वतंत्र बिहार बनाना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा? उनकी भी बात को मान लिया गया जॉर्ज पंचम के द्वारा। और जॉर्ज पंचम ने यह भी घोषणा कर दिया गया कि उसमें घोषणा कर दिया कि बंगाल बिहार जो है, बिहार ओडिशा सहित, बिहार प्लस ओडिशा, बिहार प्लस ओडिशा सहित, बिहार प्लस ओडिशा सहित बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। तो ये भी घोषणा अलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, ये बात को भी कर दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो बिहार प्लस ओडिशा सहित बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। तो पूछेगा कि सर दिल्ली दरबार में टोटल कितनी घोषणा होता है? तो आपको कहना होगा कि सर दिल्ली दरबार में टोटल 3 गो घोषणा हुआ। कौन कौन? तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, दूसरा कलकत्ता से जो राजधानी
कलकत्ता थी, अब उसकी राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगा, अब वो बनेगा दिल्ली। फिर बिहार और ओडिशा ये दोनों के दोनों बंगाल से क्या कर दिया जाएगा, अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा। और इसमें जो बिहार सहित ओडिशा बंगाल से अलग करने की जो मांग किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा थे, यही डिमांड किए थे। तो सचिदानंद सिन्हा की वजह से ही आज बिहार ओडिशा अलग हुआ था। फिर यूं हुआ कि 1936 में ओडिशा भी बिहार से अलग हो गया, और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। तो ये था दिल्ली दरबार। अब आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल विभाजन से बहुत सारा प्रश्न है, तो हम एक बार अभी थ्योरी करवा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग क्या लाएंगे, इसका एमसीक्यू लाएंगे, और खूब गर्दा उड़ा के एमसीक्यू करेंगे, और फिर एग्जाम में आप जाइएगा तो हूबहू सवाल दिखाई देगा, थ्योरी और एमसीक्यू मिलाकर, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस आप जुड़े रहिए, क्या करना है नहीं करना वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए। तुमको बस इतना करना है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से नोट करो और याद करो, और साथ में अगर तुमको लगता होगा कि हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना जरूर, और जो भी दोस्त यार होगा उसे सब्सक्राइब करवाओ और उसको भी बोलो पढ़ने के लिए, ठीक है। अब वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना नहीं भूलना है, और साथ में कमेंट तुम लोग नहीं करते हो कि भाई कैसा लगा, खराब लगा तो भी लिखो खराब लगा, अच्छा लगा तो भी लिखो अच्छा लगा, लेकिन कमेंट करना है। कमेंट नहीं करोगे तो कुल मिला के हम लोग रेगुलर वीडियो नहीं लाएंगे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना है। अगर ये सब नहीं करते हो तो फिर कभी कभी वीडियो आएगा, रोज वीडियो नहीं आएगा। क्यों मेहनत करेंगे आपके लिए भाई, जब आप हमको सपोर्ट नहीं करिएगा तो काहे वीडियो बनाएंगे रोज। चलो ठीक है, हमको पूरा आशा और विश्वास है कि तुम लोग शेयर करोगे, ठीक है, अब कमेंट भी करोगे। तो ये हो गया बंगाल का विभाजन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात आता है कि सर आपको मालूम है कि गांधी जी 1893 में कहा गए थे, तो 1893 में वो गए थे साउथ अफ्रीका। कहां गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। जब 1893 में साउथ अफ्रीका गए तो वो फाइनली भारत लौटे, कब, रहने के लिए। तो भारत वो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को लौटे, इसीलिए 9 जनवरी को भारत में एक दिवस मनाया जाता है, और उस दिवस का नाम है भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कभी चर्चा करेंगे कि प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, वो कभी दूसरी बार चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना याद रखो कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल। अब यूं हुआ कि जब गांधी जी जब वहां से लौट के आए साउथ अफ्रीका से भारत, तो उस समय कांग्रेस का एक बैठक चल रहा था लखनऊ के अंदर। 1916 में लखनऊ में क्या चल रहा था, कांग्रेस का बैठक चल रहा था। कांग्रेस का क्या चल रहा था, बैठक चल रहा था। बैठक चल रहा था। तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का बैठक चल रहा था, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जिसका जो अध्यक्षता कर रहे थे उस व्यक्ति का नाम था एसी मजूमदार। एसी मजूमदार। एसी मजूमदार का पूरा नाम क्या था, तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार इसका क्या कर रहे थे, अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो उसमें गांधी जी भी हिस्सा लेने पहुंचे थे।
यानी कि ई वाला जो बैठक चल रहा था उसमें गांधी जी शामिल थे। गांधी जी क्या थे? उस बैठक में शामिल थे। लेकिन हुआ यूं कि 1917 के अंदर में 1917 में चंपारण के अंदर में बहुत बड़ी समस्या चल रहा था। चंपारण, आपको मालूम है चंपारण बिहार की धरती है चंपारण। और चंपारण में एक सिस्टम चल रहा था चंपारण, यहां लिखिएगा चंपारण, चंपारण सत्याग्रह, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो कहिएगा सर 1917 में। तो हुआ क्या कि चंपारण में एक समस्या था, जिस समस्या का नाम था तीन कठिया प्रथा। चंपारण में एक प्रथा चल रही थी, चंपारण में एक प्रथा चला था जिसका नाम था तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा चल रहा था। जब तीन कठिया प्रथा चल रहा था, इसका मतलब क्या होता है कि 3/20। 3/20 का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा जमीन में से वैसा 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करवाता था अंग्रेज, जो काफी भूमि उपजाऊ होता था। यानी 20 कट्ठा जमीन है किसी के पास, तो उस 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन अंग्रेज निकालता था, वैसा भूमि जहां पर क्या होता था, खूब उपजाऊ होता था भूमि, वैसे भूमि पर नील की खेती करवाता था। कौन? अंग्रेज। किसकी खेती? नील की खेती। नील की खेती करवाता था। नील की खेती जानते हैं ना, जो कपड़ा में जो नील लगते हैं, व्हाइट धोती या व्हाइट गंजी में नील धरने से जो उसका कलर चेंज हो जाता है, वही नील था। नील की खेती करने से क्या होता था? नील की खेती करने से जो जमीन होता था वो बंजर हो जाता था, वहां उपजाऊ नहीं होता था, वहां वहां का भूमि बंजर हो जाता था, उससे उपजाऊ कम जाता था, और वहां का जो किसान था उसको सही मुआवजा भी नहीं मिलता था। इस बात से बेचारे लोग काफी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था, काफी ज्यादा परेशान था। तो वहीं पर चंपारण में एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। अभी चर्चा करेंगे, पहले आप इतना नोट कीजिए क्योंकि हमको बोर्ड पे फिर लिखना है, तो अभी मेरे पास जगह नहीं है, तो इतना जल्दी से आप छापिए। पहले पहले इतना जल्दी से छापो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज चाहे कितना भी देर क्यों ना हो जाए, आज आधुनिक इतिहास के एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज के बाद आधुनिक इतिहास में आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट मारो और बाद में इसको नोट कर लेना, ठीक है? और नहीं तो वीडियो को पॉज कर के लिख लेना इसको, और नहीं तो मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। चलो उतर गया होगा। पूरा आ जाता है। चलिए, तो अब इसको हम हटा रहे हैं। लिख लिए तो गुड, नहीं लिखे तो वेरी गुड, बाद में लिख लेना। चलो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको हेडिंग क्या करना है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। देखो चंपारण सत्याग्रह, वहां पर एक नेता था। चंपारण सत्याग्रह में वहां पर एक नेता था जो किसान का नेता था। पहले चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एक प्रथा था, उसका प्रथा का नाम अभी लिखे, आप क्या लिखे? 3/20, जिसको क्या कहते थे? तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा क्या बोलते थे? तीन कठिया प्रथा। इसमें क्या होता था? नील की खेती होता था। इसका विरोध कर रहे थे कौन? इसका विरोध कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे वहां का एक किसान नेता था। वहां का एक किसान नेता, एक किसान नेता थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। उसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। उसका नाम था राजकुमार शुक्ल, जो कि किसान का नेता थे। राजकुमार शुक्ल। अब राजकुमार शुक्ल
विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के कान पर जू तक नहीं रेंगता था और कोई फर्क नहीं पड़ता था कि राजकुमार शुक्ल विरोध कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर एक पत्रकार रहा करते थे जो पत्रिका छापते थे, उसका नाम था, इसको पहले अपना लिख लेना, राजकुमार शुक्ल। एक वहां पर एक पत्रिका छापते थे, एक पत्रिका छापते थे जिसका नाम था गणेश विद्यार्थी शंकर। उस व्यक्ति का नाम क्या था? गणेश विद्यार्थी, गणेश विद्यार्थी शंकर। एक गणेश विद्यार्थी शंकर नाम का व्यक्ति थे जो क्या छापते थे? पत्रिका छापते थे। वहीं पर जाते हैं राजकुमार शुक्ल गणेश विद्यार्थी शंकर को कहने कि आप तो पत्रिका छापते हैं, तो क्यों नहीं चंपारण का जो समस्या है, तिनकठिया प्रथा, उसको छापते हैं, जिससे भारत के लोग जान सके कि देखिए कैसे अंग्रेज एक चंपारण छोटा सा गांव है जिसको वहां के किसानों को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, आप क्यों नहीं पत्रिका छापते हैं? तो गणेश विद्यार्थी शंकर राजकुमार शुक्ल को सलाह देते हैं। सलाह क्या देते हैं? सलाह यही देते हैं कि ये कहे राजकुमार शुक्ल को कि आप इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आप इतने दिनों से आवाज उठा रहे हैं, क्या राजकुमार शुक्ल सॉरी क्या अंग्रेजों पे कोई फर्क पड़ा? तो राजकुमार शुक्ल बोलते हैं नहीं फर्क पड़ा। तो तो गणेश विद्यार्थी शंकर बोलते हैं राजकुमार शुक्ल को कि जब आप इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ये बताइए हम पत्रिका में छाप ही देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर गणेश विद्यार्थी शंकर राजकुमार शुक्ल को कहते हैं कि अगर सच में आप चाहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह यानी जो तिनकठिया प्रथा चल रहा है चंपारण में, अगर आप उसको समाप्त करना चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, आप एक गांधी नाम का व्यक्ति है उनसे मिलिए, क्योंकि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए हैं तो साउथ अफ्रीका में काफी आंदोलन किए और वहां अंग्रेजों को धूल चटवाए, अंग्रेजों को परेशान किया, और वो व्यक्ति है भारत का और वो भारत आए हुए हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे और वो आपको हेल्प कर दिया तो समझिए चंपारण का समस्या सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर राजकुमार शुक्ल कहते हैं गणेश विद्यार्थी शंकर को कि वो गांधी नाम का व्यक्ति कहाँ मिलेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए थे कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन आए थे? गांधी जी आए हुए थे। तो यही बोलते हैं गणेश विद्यार्थी शंकर कि अभी लखनऊ में आए हुए हैं गांधी जी कांग्रेस के बैठक में हिस्सा लेने के लिए। आप वहां जाइए और उनसे मिलिए और उनको सब समस्या कहिए। अगर गांधी चंपारण आ गए तो समझिए सब समस्या हल हो जाएगा। फिर गणेश विद्यार्थी शंकर का बात मानकर राजकुमार शुक्ल कहां पहुंचते हैं? लखनऊ अधिवेशन में 1916। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और राजकुमार शुक्ल के साथ एक और व्यक्ति गए थे जिसका नाम था अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो कहां गए थे? गांधी जी से मिलने गए थे, गांधी जी से मिलने गए थे। कौन गए थे मिलने? तो आप कहिएगा कि राजकुमार शुक्ल, राज कुमार शुक्ल, एक और व्यक्ति कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह। तो अनुग्रह नारायण सिंह और राजकुमार शुक्ल ये दोनों के दोनों लोग जाते हैं गांधी जी से मिलने। गांधी जी से मिलने कहां पर जाते हैं? तो लखनऊ। कहां पर? लखनऊ में। कहिया? 1916 में। कहिया? 1916 में। और फिर राजकुमार शुक्ल एक लेटर लिखते हैं और उसमें सब समस्या लिखते हैं और गांधी जी को कहते हैं कि हे गांधी, आपका वेट किया जा रहा है चंपारण के लोगों के द्वारा।
इंतजार किया जा रहा है चंपारण के लोगों के द्वारा कि आपका कदम कब पड़ेगा चंपारण में, कि चंपारण में जो समस्या चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने जब गांधी से मिले और गांधी जी को अपना सब समस्या बताए, तो गांधी जी ने आश्वासन दिया कि हम आएंगे और आपकी समस्या को देखेंगे, आप निश्चिंत रहे। फिर क्या होता है, गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण, और फिर पहुंचते हैं तब होता है चंपारण सत्याग्रह। कब होता है चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 में। अब फिर चंपारण सत्याग्रह होगा, फिर गांधी जी जाएंगे मिलने, और मिलने जब जाएंगे चंपारण, तो पहले पहुंचते हैं चंपारण सत्याग्रह के लिए। गांधी जी जब निकले तो सबसे पहले पहुंचते हैं पटना में। कहां पहुंचते हैं? पटना में पहुंचते हैं। सबसे पहले पटना आएंगे। पटना में एक सिकंदर मंजिल है, वहीं पे वो रात में ठहरेंगे। सिकंदर मंजिल, अरे यार, पटना में कहां पे? सिकंदर मंजिल में। पटना में कहां पे ठहरेंगे? सिकंदर मंजिल में। सिकंदर मंजिल में वहां पे रहेंगे, और फिर मुजफ्फरपुर आएंगे। और फिर मुजफ्फरपुर आने के बाद वो जेबी कृपलानी जी के घर में रहेंगे। जेबी कृपलानी, तो जेबी कृपलानी के घर में रहेंगे। और फिर जब पता चलता है अंग्रेजों को कि गांधी जी आए हुए हैं, जा रहा है चंपारण, तो फिर यहाँ 144 धारा लगा दिया जाता है यहाँ पे विलियम टेलर के द्वारा। यहाँ पे था विलियम टेलर, तो उनके द्वारा यहाँ पे 144 धारा लगा दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि गांधी जी फिलहाल फाइनली चंपारण में पहुंच जाते हैं, वहां गांव में घूमते हैं, और गांव में घूमने के बाद सारे किसानों से पूछते हैं कि क्या समस्या है। और जब समस्या पता चलता है तो गांधी जी को लगता है कि सच में ये बहुत बड़ा समस्या है, अंग्रेजों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। फिर गांधी जी ने एक सत्याग्रह शुरू करेगा, और उसी सत्याग्रह का नाम होगा चंपारण सत्याग्रह। फिर चंपारण सत्याग्रह शुरू होगा। फिर चंपारण एग्रीगेट कमेटी बनेगा। चंपारण एग्रीगेट, एग्रीगेट, तो चंपारण एग्रीगेट कमेटी बनेगा। क्या बनेगा? चंपारण एग्रीगेट कमेटी। और फिर चंपारण एग्रीगेट कमेटी बनता है, और इस कमेटी में जांच में आता है कि सच में वहां पे समस्या है। और फिर चंपारण वाला जो तीन कटिया पत्ती जो चल रहा था नील वाला, वो समस्या खत्म होता है। और फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी हाईलाइट होते हैं, और उसी में गांधी जी को महात्मा कहने वाले कौन थे? तो गांधी जी को महात्मा कहने वाले कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिलता है। महात्मा की उपाधि, तो महात्मा की उपाधि कौन दिए? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे कौन? कौन दिए थे? महात्मा गांधी को, गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। तो ये हो गया आपका चंपारण वाला मैटर क्लियर। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।